रात का सन्नाटा था, तेज हवा चल रही थी, दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी एक गाड़ी घर के गेट पर आकर रुकी। अंदर से रश्मि उतरी, जिसने एक सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी खुले हुए बाल तेज हवा की वजह से उसके चेहरे पर गिर रहे थे, जिन्हें वह बार बार हटाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी। उस आवाज को सुनकर उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट झलक लगी। वो रुकी, चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा की सरसराहट के अलावा और कोई हलचल नहीं थी। लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो और धीरे से कुछ फुसफुसाना। फोन की ओर देखा। रात के 12 बज चुके थे। वो जल्द से जल्द घर के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उसके कदम जैसे जमे हुए थे। दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो एकदम डर गई। उसकी सांसें तेज हो गई और हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अरे क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? रश्मि ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। सामने उसके पति संजय खड़े थे। उसकी हालत देखकर संजय ने तुरंत उसके कंधे पकड़ ली और नरम आवाज में पूछा, रश्मि सब ठीक तो है? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? रश्मि ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां अब कोई नहीं था, बस वही ठंडी हवा और घने अंधेरे में टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट। उसने घबराते हुए कहा, संजय मैंने अभी अभी किसी की आवाज सुनी थी। संजय ने उसके चेहरे की ओर देखा, जहां डर साफ झलक रहा था। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, अरे तुम भी ना, शायद हवा की आवाज रही होगी या तुम्हारी थकान की वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हुआ होगा। चलो अंदर चलते हैं। रश्मि ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अजीब सा डर अभी भी था, जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। आखिर कौन था वो? क्या सच में रश्मि को कोई महसूस हुआ था, या ये सिर्फ उसका वहम था? रश्मि ने नाइट सूट पहन लिया, लेकिन उसके दिमाग से वो आवाजें अभी भी नहीं जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कोई उसके बहुत करीब हो। संजय गहरी नींद में सो चुका था। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक और बाहर से आती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रश्मि ने लंबी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह सोने के लिए लेटी, उसकी नजर खिड़की की ओर पड़ी। खिड़की खुली हुई थी। तेज हवा कमरे में आ रही थी, जिससे पर्दे उड़ रहे थे और ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। लेकिन खिड़की खुली कैसे? उसने तो इसे बंद किया था। रश्मि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराते हुए उठी और धीरे धीरे खिड़की के पास गई। बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां घना अंधेरा था। बस सड़क पर जलती पीली रोशनी और हवा में हिलते पेड़ नजर आ रहे थे। उसने तेजी से खिड़की बंद की कुंडी लगाई और बिस्तर पर लौट आई, पर अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। क्या सच में कोई था, या ये सिर्फ मेरा भ्रम है? सोचते सोचते उसने आंखें बंद कर ली। डर की वजह से वो रात को अच्छी तरह सो नहीं पाई। सुबह जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो रश्मि झट से उठी और समय देखा। उसने संजय को उठाया और बोली, संजय उठो जल्दी, 9 बज गए हैं। संजय चौंक कर उठा, क्या 9 बज गए? तभी दोबारा दस्तक की आवाज आई। रश्मि उठी और दरवाजा जैसे ही खोला, उसकी सास गीताजी बोली, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों अभी तक सो रहे हो? रश्मि थोड़ी हिचकिचाना, रात को हम लेट हो गए थे। अच्छा चलो जल्दी से आ जाओ, मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। नाश्ते के वक्त रश्मि को रात वाली बात बताने का मन हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसकी सास परेशान हो जाएंगी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। संजय जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो गया और रश्मि रसोई में उसके लिए लंच पैक करने लगी। तभी उसकी सास गीताजी बोली, बेटा मैंने रात को लड्डू बनाए थे, संजय के लंच बॉक्स में 2 लड्डू भी डाल देना। रश्मि मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है माँ, मैं डाल देती हूँ। वह लंच बॉक्स तैयार ही कर रही थी कि तभी संजय की आवाज आई, रश्मि जल्दी करो, लेट हो रहा हूँ। गीताजी हंसते हुए बोली, जल्दी जा, नहीं तो वो बिना लंच के चला जाएगा। रश्मि जल्दी से बोली, हाँ माँ बस दे रही हूँ। फिर वो भागती हुई बाहर गई, जहाँ संजय अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था। रश्मि ने उसे टिफिन देते हुए छेड़ते हुए कहा, आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। इस पर संजय मुस्कुराते हुए बोला, आखिर पति किसका हूँ? दोनों हंस पड़े। फिर रश्मि बोली, अब देर नहीं हो रही। संजय प्यार से बोला, बातों में तुमने मुझे लगा दिया है। फिर उसने हेलमेट लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं चलता हूँ।
रश्मि घर में काम कर रही होती है, तभी उसकी सास गीताजी कहती है, बेटा दरवाजा बंद कर ले। रश्मि हैरानी से पूछती है, माँ आप कहीं जा रही है? गीताजी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बेटा, काफी दिनों से नीतू से नहीं मिली, कल शाम को भी उसकी कॉल आई थी, कह रही थी माँ आपको तो अब बस बहू और बेटे की फिक्र रहती है, मेरी तो याद ही नहीं आती, इसलिए मैंने उसके लिए रात को गूंद के लड्डू बना दिए थे, सोच आज जाऊंगी तो उसे दे आऊंगी, उसे बहुत पसंद है लड्डू। रश्मि मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा कि माँ आपने लड्डू बना दिए, और वैसे भी नीतू दीदी आपसे बहुत प्यार करती है। गीताजी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, चल मैं निकलती हूँ, तू अपना ध्यान रखना। रश्मि सिर हिलाकर सहमति जताती है और दरवाजा बंद कर लेती है। किचन का काम खत्म करके अभी रश्मि अपने कमरे में जा ही रही थी, तभी दरवाजे की बेल बजी। उसने सोचा, इस वक्त कौन होगा? उसने दरवाजा खोला तो देखा कोई नहीं था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। अजीब बात है, उसने मन ही मन कहा, और दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर नीचे पड़ी। ये क्या है? रश्मि की आंखें फटी रह गई। दरवाजे के ठीक सामने एक कटा हुआ नींबू रखा था, जिसमें सिंदूर भरा हुआ था, और उसके पास एक दिया जल रहा था। ये देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। डर और घबराहट से उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने जल्दी से झाड़ू उठाई और उस नींबू को दूर फेंक दिया। फिर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। ये किसने रखा और क्यों? उसके मन में सवाल उमड़ने लगे। जल्दी से उसने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर पानी पीने लगी। उसने घड़ी की तरफ देखा, अभी दोपहर का वक्त था। उसका मन बेचैन था, उसे ऐसा लग रहा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर झाँका, लेकिन वहां कोई नहीं था। तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे थे। क्या मुझे ये बात माँ को बतानी चाहिए? लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, माँ बेवजह परेशान हो जाएंगी। अब हर आवाज, हर आहट उसे चौंका रही थी। गीताजी और उनके पति रामशरण जी ने ये घर बरसों पहले बड़े अरमानों से बनवाया था। रामशरण जी एक सरकारी नौकरी में थे और अपनी ईमानदार और मेहनत से उन्होंने अपने परिवार के लिए यह मकान खड़ा किया था। हालांकि कुछ सालों पहले उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और फिर वो इस दुनिया से चले गए। रामशरण जी के जाने के बाद गीताजी ने अपने बेटे संजय और बेटी नीतू को बहुत मेहनत से बड़ा किया। नीतू की शादी अच्छे परिवार में कर दी गई और वह अपने ससुराल चली गई। गीताजी अब संजय और रश्मि के साथ रहती थी। ये घर उनके लिए सिर्फ 4 दीवारों का मकान नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी की सारी यादों से भरा हुआ था। हर कोने में रामशरण जी की कोई ना कोई निशानी थी। और अब जब रश्मि बहू बनकर आई थी तो घर में एक नई रौनक हो गई। गीताजी को रश्मि पसंद थी, क्योंकि वह सलीकेदार और समझदार लड़की थी। वो घर के सारे काम खुशी से करती थी और कभी किसी बात की शिकायत नहीं करती थी। उधर गीताजी अपनी बेटी नीतू से मिलने उसके घर पहुंची। दरवाजा खोलते ही नीतू मुस्कुराते हुए बोली, अरे माँ आप अच्छा, कम से कम फोन तो कर देती, मैं खुद आ जाती लेने। गीताजी हंसते हुए अंदर आ गई और सोफे पर बैठती हुई बोली, कल ही तेरा फोन आया था ना, तू कह रही थी कि मैं तुझे भूल ही गई हूँ, इसलिए सोचा खुद ही आ जाऊं। और हाँ, तेरे लिए तेरे पसंदीदा गोंद के लड्डू भी लाई हूँ। नीतू लड्डू देखकर खुश हो गई और बोली, वाह माँ, आप तो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ बना कर लाती है। फिर वो रसोई की ओर गई और पानी का एक गिलास लेकर आई। अपनी माँ के पास बैठते हुए उसने गिलास उनके हाथ में दिया और कहा, माँ आप कब तक उस पुराने घर में रहोगी? मुझे तो डर लगता है, वहाँ के सन्नाटे से आप घर बेचकर यहीं पास में क्यों नहीं ले लेती? हम भी करीब रहेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। गीताजी मुस्कुरा दी और बोली, बेटा वो घर सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, उसमें तेरे पापा की यादें बसी है, संजय का बचपन बीता है और अब रश्मि भी उसी घर को अपनाती है। मैं कैसे छोड़ दूं उसे? नीतू थोड़ी नाखुश होते हुए बोली, माँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आखिर कब तक वहाँ सिर्फ आप और संजय रश्मि है? लेकिन यहाँ आ जाओगी तो मैं भी हूँ, नरेश भी है, और आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। गीताजी ने गिलास से एक घूंट पानी पिया और प्यार से नीतू का हाथ पकड़कर बोली, बेटा अकेली कहाँ हूँ, मेरा संजय मेरे साथ है, उसकी पत्नी रश्मि भी मुझे अपनी माँ जैसा मानती है, और उस घर में तो तेरे पापा की यादें भी हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ?
नीतू हल्की नाराजगी से बोली, माँ पापा की यादें तो आपके दिल में भी है, उसके लिए घर बेचने में क्या दिक्कत है गीता जी। उसकी बात सुनकर चुप रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नीतू को कैसे समझाए कि हर रिश्ता सिर्फ साथ रहने से नहीं निपटा, बल्कि जुड़ाव भावनाओं का भी होता है। ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी नीतू के पति नरेश भी वहां आ गए। उन्होंने गीताजी को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे माँ, आप कब आए? मैं तो मीटिंग में था, इसलिए आकर मिल नहीं पाया। गीताजी ने प्यार से जवाब दिया, बस बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, सोचा नीतू से मिल लूं, बहुत दिन हो गए थे। नरेश ने आगे बढ़कर गीताजी के पैर छुए और बोला, बहुत अच्छा किया माँ, वैसे नीतू सही कह रही थी, आपको अब उस पुराने घर में नहीं रहना चाहिए। गीता जी हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, बेटा, उस घर में मेरी यादें बसी है। लेकिन नीतू तुरंत बोली, माँ, आप हमारी बात मान लो, वो पुराना घर बेच दो, यहाँ हमारे पास कोई अच्छा सा घर ले लो, यहाँ माहौल भी अच्छा है। नरेश भी सहमति में सिर हिलाते हुए बोले, हाँ माँ, वैसे भी उस इलाके में अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, और आपके घर के आसपास भी अब कोई अपना नहीं है। अगर यहीं पास में घर लेंगे तो आप ज्यादा सुरक्षित और खुश रहेंगी। गीता जी उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था, फिर बोली, बेटा, तुम दोनों की फिक्र मुझे समझ आती है, लेकिन उस घर में संजय और तुम्हारा बचपन है, मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकती। नीतू ने थोड़ा झुंझला हुए कहा, माँ, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन क्या आप हमारी परेशानी नहीं समझती? हम चाहते हैं कि आप हमारे पास रहें, ताकि हमें भी तसल्ली रहे कि आप सुरक्षित है। गीता जी ने प्यार से नीतू का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ, जब मेरा मन बदलेगा तब हम इस बारे में सोचेंगे, अभी के लिए इस बात को यही रहने दो। नीतू और नरेश एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि माँ को कैसे मनाए। अच्छा छोड़ो माँ, वैसे भी मुझे पता है आप अपने बेटे बहू की ज्यादा सुनती हैं, मेरी बातें तो आपको बेकार ही लगती है। नीतू ने हल्का सा रूठे हुए अंदाज में कहा, लेकिन आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, आज आप मेरे पास ही रहेंगी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। गीता जी प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, तेरा भाई संजय मेरे बिना नहीं रह पाता, और रही बात बहू रश्मि की, तो वह तो पहले ही कह चुकी है। माँ, आप कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, पर कहीं रुकना मत, क्योंकि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। नीतू ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, अरे माँ, ये तो वही बात हो गई कि मैं आपकी कोई नहीं और संजय रश्मि ही आपके सब कुछ है। गीता जी ने उसकी बात को समझाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, माँ के लिए उसकी दोनों संतानें बराबर होती हैं। लेकिन जब नरेश ने भी गीता जी से रुकने के लिए कहा तो वह मना नहीं कर पाई। गीता जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों इतना कह रहे हो तो आज की रात मैं यहीं रुक जाती हूँ। नीतू खुशी से बोली, बस यही तो मैं चाहती थी माँ, अब आज आप मेरे साथ आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगी। नरेश भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ माँ, वैसे भी आपको हमसे मिले हुए काफी वक्त हो गया था, अच्छा हुआ जो आप आ गई। गीता जी हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उनके दिल में अभी भी घर की चिंता थी। पता नहीं संजय अभी घर पहुंचा भी होगा या नहीं। ये सोचते हुए उन्होंने नीतू से कहा, बेटा, मुझे बस फोन कर लेने दो ताकि मैं बता दूं कि मैं यही रुक रही हूँ। नीतू ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अरे माँ, क्या आप हर वक्त घर की ही चिंता करती रहती है? भाई और भाभी कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, वह अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। गीता जी ने मुस्कुराकर कहा, माँ का दिल होता ही ऐसा है बेटा, संजय चाहे जितना बड़ा हो जाए, मेरे लिए तो हमेशा मेरा छोटा सा बेटा ही रहेगा। नीतू ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है माँ, कर लीजिए फोन, लेकिन उसके बाद सिर्फ मेरे साथ बैठकर बातें करनी है। गीता जी ने संजय को फोन लगाया, बेटा, मैं आज रात नीतू के पास ही रुक रही हूँ। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ, आप वहाँ आराम से रहिए, लेकिन कल जल्दी आ जाइए, आपको पता है ना रश्मि आपके बिना नहीं रह पाती। संजय की बात सुन गीता जी बोली, जानती हूँ बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ऐसा बोल गीता जी ने फोन रख दिया और नीतू के पास बैठ गए, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि उनके पीछे घर में क्या हो रहा था। गीता जी के घर में सिर्फ रश्मि थी। रात हो चुकी थी और संजय अभी तक ऑफिस से नहीं लौटा था। रश्मि ने घर के सारे काम निपटा लिए थे, लेकिन जैसे ही उसने रसोई की लाइट बंद की, उसे लगा जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीमे कदमों से आगे बढ़कर दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम होगा,
वो खुद को समझाने लगी और संजय के आने का इंतजार करने लगी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने संजय खड़ा था। उसे देखकर रश्मि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चिंता भी झलक रही थी। जैसे ही संजय अंदर आया, रश्मि बोली, अच्छा हुआ आप आ गए, अभी तक माँ भी नहीं आई है। मैं सोच ही रही थी कि उन्हें फोन करूं। संजय ने बैग रखते हुए कहा, अरे माँ आज नीतू के घर ही रुक रही हैं। नीतू और जीजा जी ने उन्हें रोक लिया। रश्मि ये सुनकर थोड़ा उदास हो गई और धीमी आवाज में बोली, माँ यहाँ होती तो अच्छा लगता, घर सुना सुना लग रहा है। संजय ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, अरे इतनी सी बात पर उदास क्यों हो रही हो, माँ सुबह तक आ जाएंगी। रश्मि हल्के से मुस्कुराई, लेकिन फिर भी उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे अब भी दरवाजे पर रखा नींबू और जलता हुआ दिया याद आ रहा था। वो सोच रही थी कि क्या उसे ये बात संजय को बतानी चाहिए या नहीं। रश्मि संजय के पास बैठ गई और हल्के से बोली, संजय मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। संजय ने उसका चेहरा देख और महसूस किया कि वह किसी उलझन में है। उसने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ रश्मि, तुम कुछ परेशान लग रही हो। रश्मि ने कहा, आज दोपहर जब मैं किचन का काम खत्म करके अपने कमरे में जा रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा इस वक्त कौन हो सकता है, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। संजय थोड़ा चौंका और पूछा, कोई नहीं था, हो सकता है कोई गलती से बेल बजाकर चला गया हो। रश्मि ने सिर हिलाया, शुरू में मैंने भी यही सोचा, लेकिन जब मैं दरवाजा बंद करने लगी तब मैंने देखा वहाँ जमीन पर एक नींबू रखा था जो बीच में से कटा हुआ था। उसमें सिंदूर भरा था और पास में एक दिया जल रहा था। संजय ने ये सुनकर तुरंत पूछा, क्या ये सब वहाँ पड़ा था, तुमने किसी को आसपास देखा। रश्मि ने धीरे से कहा, नहीं कोई नहीं था, मुझे बहुत अजीब लगा इसलिए मैंने झाड़ू से उसे हटा दिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन तब से मेरा मन बहुत घबराया हुआ है, समझ नहीं आ रहा कि ये सब कौन कर सकता है और क्यों। संजय गंभीर हो गया। उसने रश्मि का हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं देखूंगा कि ये सब क्या मामला है, लेकिन अगली बार कुछ भी अजीब लगे तो मुझे तुरंत फोन करना, ठीक है। रश्मि ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल अब भी अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था। आखिर ये सब कौन कर रहा था और क्यों। रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन रश्मि के मन में अब भी अजीब सी बेचैनी थी। सुबह जब वो नहाने के लिए बाथरूम गई तो जैसे ही उसने शोवर चलाया, पानी का रंग एकदम लाल था। ये देखकर उसकी चीख निकल गई, संजय। वह जोर से चिल्लाई। संजय जो कमरे में ही था, रश्मि की घबराई हुई आवाज सुनते ही दौड़ता हुआ बाथरूम की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला और अंदर देखा तो रश्मि एक कोने में सहमी खड़ी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। संजय ने तुरंत शोवर बंद किया और देखा कि बाल्टी में भरा पानी लाल दिख रहा था। वो हैरान रह गया, रश्मि तुम ठीक हो, ये क्या। संजय ने कहा, लेकिन उससे पहले ही रश्मि कांपते हुए बोली, संजय ये क्या हो रहा है, पहले दरवाजे पर वो नींबू और सिंदूर और अब ये लाल पानी, मुझे बहुत डर लग रहा है। संजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, शांत हो जाओ रश्मि, पहले बाहर चलो फिर देखते हैं ये क्या है। रश्मि कांपते हुए बाहर आई। संजय ने एक बार फिर नल खोलकर पानी चेक किया, लेकिन अब पानी बिल्कुल साफ था। ये कैसे हो सकता है। संजय खुद भी उलझन में था। रश्मि डर से कांप रही थी। संजय कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, ये सब यूं ही नहीं हो सकता। संजय गंभीर होकर सोचने लगा, आखिर ये सब कर कौन रहा है और क्यों। रश्मि डर के मारे कांपने लगी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और चेहरे का रंग उड़ गया। घबराहट के कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। संजय ने उसे सहारा देकर बेड पर बैठाया और पानी लाकर उसके माथे पर छींटे मारे। रश्मि घबराओ मत, मैं यही हूँ। संजय ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह कांप रही थी। थोड़ी ही देर में उसे तेज बुखार हो गया। संजय घबरा गया और तुरंत दवाई का इंतजाम करने लगा। उसने रश्मि का माथा छूकर देखा, बुखार बहुत तेज था। रश्मि तुम लेटो, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, संजय ने कहा और जल्दी से मोबाइल उठाया। रश्मि की आंखें आधी बंद हो रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, संजय मुझे बहुत अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। संजय ने उसका हाथ थाम लिया। बस सब कुछ मत सोचो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक
ये सब क्या हो रहा है? पहले रात को अजीब अजीब आवाजें, फिर दरवाजे पर नींबू और सिंदूर, और अब बाथरूम में लाल पानी। आखिर ये सब कर कौन रहा है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कोई सच में रश्मि और उसके परिवार के खिलाफ कुछ कर रहा था? संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तुरंत नीतू को फोन किया, लेकिन नीतू ने माँ से बात नहीं करवाई और गुस्से में बोली, संजय माँ कल ही यहाँ आई है और तुम हो कि उनको मेरे पास रहने भी नहीं देते। संजय ने परेशान होकर कहा, लेकिन नीतू कम से कम एक बार माँ से बात तो करवा दो। नीतू झुंझला हुए बोली, अच्छा, ताकि तुम अपनी बातों से माँ को मना लोगे और वो मेरे यहाँ से चली जाए, यही चाहते हो ना तुम? संजय ने गहरी सांस ली और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, नीतू वो मेरी भी माँ है, मेरा भी उन पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा। और हाँ, तुम बार बार घर बेचने की बात क्यों कर रही हो? माँ पहले ही इस बारे में साफ कह चुकी है, अब प्लीज मुझे माँ से बात करने दो। तभी गीता जी, जो नीतू की आवाज सुन रही थी, पास आ गई और पूछा, कौन है बेटा? नीतू गुस्से में बोली, कौन होगा? वही तुम्हारा लाडला बेटा। गीता जी ने फोन हाथ में लिया और प्यार से बोली, संजय क्या हुआ बेटा? संजय ने फौरन कहा, माँ आप ठीक तो है? गीता जी ने जवाब दिया, बेटा मैं ठीक हूँ, बस नीतू ने जिद की थी तो रुक गई। संजय घबराए स्वर में बोला, माँ रश्मि की तबीयत खराब हो गई है, उसे तेज बुखार है, वो बहुत डर गई है, घर में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। गीता जी चौंक गई, क्या हुआ रश्मि को? माँ मैं सब कुछ फोन पर नहीं बता सकता, बस आप घर आ जाइए। गीता जी ने नीतू की ओर देखा और कहा, नीतू मैं अब घर जा रही हूँ, रश्मि की तबीयत खराब है, मुझे वहाँ होना चाहिए। नीतू गुस्से में बोली, माँ आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं? यहाँ आराम से रहिए। गीता जी ने नरम लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, नीतू बेटा तू मेरी चिंता मत कर, अभी मुझे अपने बेटे बहू के पास जाना है। नीतू कुछ कहती इससे पहले ही गीता जी ने अपना बैग उठाया और संजय से कहा, बेटा मैं निकल रही हूँ। संजय ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल थे। घर में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कौन है? गीता जी अपने घर वापस आ जाती हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर आती हैं और रश्मि की हालत देखती है, उनका दिल बैठ जाता है। रश्मि बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसके माथे पर गीली पट्टी रखी गई थी, लेकिन फिर भी उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। वो हल्की हल्की बड़बड़ा रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन शब्द साफ नहीं निकल रहे थे। गीता जी घबराकर संजय से बोली, बेटा ये क्या हो गया? रश्मि को इतनी कमजोर और डरी हुई क्यों लग रही है? संजय ने चिंतित स्वर में जवाब दिया, माँ ये बहुत डर गई है। सुबह जब ये नहाने गई थी और जैसे ही नल खोला, पूरे पानी का रंग खून जैसा हो गया था। डर के मारे इसकी चीख निकल गई और तब से इसका बुखार नहीं उतर रहा। गीता जी चौंक गई, क्या लाल पानी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? संजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। माँ पहले दरवाजे पर वो नींबू सिंदूर वाला अजीब सामान, और अब ये सब। घर में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। गीता जी ने अपनी बहू के सिर पर प्यार से हाथ रखा। जैसे ही उनका स्पर्श रश्मि को महसूस हुआ, वह झटके से उठकर बैठ गई और फूट फूट कर रोते हुए अपनी सास से लिपट गई। माँ इस घर में कोई है, कोई जो मुझे देख रहा है, हर वक्त हर जगह मैं बहुत डर रही हूँ। बोलते वक्त उसकी आवाज कांपने लगी। गीताज ने कुछ सोचा और फिर उसे कसकर थाम लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, शांत हो जा बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। रश्मि उनकी गोद में सिर रखकर सिसक लगी, जबकि संजय एक तरफ खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसने कभी अपनी पत्नी को इतना डरा हुआ नहीं देखा था। इतना कहकर गीता जी ने संजय की ओर देखा और उसे कुछ इशारा किया। संजय तुरंत माँ के पास आया और धीरे से पूछा, क्या हुआ माँ? गीताज गंभीर स्वर में बोली, संजय मुझे अभी इसी वक्त कहीं जाना है। संजय चौंक गया, लेकिन माँ कहाँ? आपको पता है रश्मि आपके बिना नहीं रह सकती। गीता जी ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, बेटा मेरा जाना बहुत जरूरी है, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम रश्मि को अकेला मत छोड़ना, उसका ध्यान रखना। संजय कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। गीता जी ने एक नजर रश्मि पर डाली, जो अब भी डरी हुई थी, फिर बिना कुछ और कहे तेजी से घर से बाहर निकल गई। आखिर गीता जी कहाँ जा रही थी? क्या उन्हें किसी चीज का अंदाजा हो गया था? गीता जी ने एक ऑटो रोका और उसमें बैठकर चली गई। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी, लेकिन वे किस ओर जा रही थी
ये कोई नहीं जानता था। शाम को जब वे घर वापस आए तो संजय ने तुरंत पूछा, माँ आप कहाँ गई थी? लेकिन गीता जी ने उसकी बात बीच में ही काट दी और रश्मि की तरफ देखकर बोली, रश्मि बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? रश्मि ने धीरे से गीता जी का हाथ पकड़ा और बोली, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे हमें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। शायद नीतू दीदी सही कह रही थी, यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। गीता जी ने रश्मि के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये तेरा घर है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर उन्होंने संजय की तरफ देखा और कहा, संजय तुम रश्मि के पास बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। फिर माँ बेटी मिलकर साथ में खाना खाएंगे। संजय को लगा कि गीता जी कुछ छुपा रही हैं। उनके चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था, जैसे उन्हें किसी बात का अंदाजा हो गया हो, लेकिन वे बताना नहीं चाह रही थी। आखिर गीता जी कहाँ गई थी? क्या उन्हें इस डर के पीछे की असली सच्चाई का कोई सुराग मिल गया था? रात में गीता जी रश्मि के साथ ही सो गई थी और सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर में भगवान के आगे दीप जलाया। उन्होंने आंखें बंद करके प्रार्थना की, है भगवान, मेरे परिवार पर आए इस मुसीबत को टाल दीजिए। मेरी बहू बहुत डरी हुई है, उसका डर दूर कर दीजिए। तभी संजय भी उठ गया और माँ को प्रार्थना करते देख चुपचाप उनके पास आकर खड़ा हो गया। गीता जी ने अपनी आंखें खोली और संजय की तरफ देखा। संजय बोला, माँ आप कल कहाँ गई थी? आपने बताया नहीं। गीता जी ने हल्की मुस्कान दी और बोली, बेटा कुछ चीजें समय पर खुद ही साफ हो जाती है, बस थोड़े धैर्य की जरूरत होती है। नाश्ता देकर कहा, बेटा आज रश्मि की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम ऑफिस मत जाना और पूरे दिन अपनी पत्नी के साथ रहना। संजय ने थोड़ा हैरानी से पूछा, लेकिन माँ आप तो घर में होंगी ना? फिर मैं रुककर क्या करूँगा? गीता जी ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बेटा, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना होगा। संजय को ये सुनकर चिंता हुई। उसने पूछा, माँ आखिर आप कहाँ जा रही है? कल भी आप बिना कुछ बताए चली गई थी और जब मैंने पूछा था तो आपने बात टाल दी थी। आखिर बात क्या है? गीता जी ने संजय की ओर देखा और थोड़ा रुककर बोली, मैंने तुम्हें कहा ना, सही समय आने पर सब पता चल जाएगा। तुम बस मेरी बात मानो और रश्मि के साथ रह। अभी उसके लिए तुम्हारा साथ जरूरी है। रश्मि जो अभी भी कमजोर महसूस कर रही थी बोली, माँ आप कहाँ जा रही है? मैं अब ठीक हूँ। गीता जी प्यार से रश्मि से बोली, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगी, बस तुम आराम करो और खुद का ख्याल रखो। इसके बाद गीता जी अपना पर्स उठाकर घर से निकल गई। लेकिन आखिर वह जा कहाँ रही थी? क्या उन्हें किसी पर शक था? क्या उन्होंने किसी सच्चाई का पता लगा लिया था? जी ने दरवाजे की घंटी बजाए। दरवाजा खुलते ही सामने कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी नीतू थी। अपनी माँ को अचानक दरवाजे पर खड़ा देखकर नीतू हैरान रह गई। वो कुछ कहती इससे पहले ही गीता जी ने उसे अंदर की तरफ धक्का दिया और गुस्से में एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। नीतू हक्की बक्की रह गई। उसने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा और बोली, माँ ये क्या कर रही हो? गीता जी की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, तू क्या समझती थी मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि ये सब तेरी ही चाल थी? घर में अजीब घटनाएं, रश्मि की तबीयत बिगड़ना, उसे डराना, ये सब तेरा ही किया धरा था ताकि मैं घबरा जाऊं और वो घर बेच दूं। नीतू की आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी, लेकिन फिर वह संभलते हुए बोली, माँ आप ये सब क्या बोल रही हैं? मैं क्यों ऐसा करने लगी? गीता जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, बहुत अच्छे से जानती हूँ, तेरा असली मकसद सिर्फ वो मकान बेचना है ताकि तुझे तेरा हिस्सा मिल जाए। अपनी लालच के लिए तू इतनी गिर जाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। नीतू अब बहाने बनाने की कोशिश करने लगी। माँ आप गलत सोच रही हैं, ये सब मैंने नहीं किया। लेकिन गीता जी ने उसे घूरते हुए कहा, अब और झूठ मत बोल, मैंने सब पता कर लिया है। वो नींबू सिंदूर पानी का लाल होना, यह सब तेरी साजिश थी। तू चाहती थी कि हम डर कर वो घर छोड़ दें, लेकिन याद रख उस मकान में मेरे पति की यादें हैं। मैं उस घर को नहीं बेचने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। गीता जी ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में बोली, तू सोच रही होगी कि आखिर मुझे सच कैसे पता चला? तो सुन। गीता जी ने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, उस दिन जब मैं तेरे घर से गई थी तो मैंने अपने ही घर के पास तेरे देवर को छुपते हुए देखा था। पहले तो सोचा शायद इत्तेफाक होगा,
लेकिन जब मैंने उसे दोबारा हमारे घर के आसपास घूमते देखा तो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने पड़ोसियों से पता किया और जो सच सामने आया उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। जब मुझे बताया गया कि ये लड़का आपके घर के आसपास ही रहता है तो मुझे समझने में देर ना लगी कि इसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन मैं चुप रही और सही वक्त का इंतजार कर रही थी। आज जब मैं मंदिर में पूजा कर रही थी तो मैंने अपने घर की खिड़की में एक साया देखा और जब मैंने उसका पीछा किया तो पता चला वह और कोई नहीं तेरा देवर था। और फिर उसने मुझे बताया कि तेरे कहने पर उसने ये सब किया। नीतू अब पूरी तरह फंस चुकी थी। उसने घबराते हुए कहा, माँ मैं बस गीता जी ने कड़ी नजरों से उसे देखा और गरजती आवाज में कहा, बस क्या बोल, ये सब तूने क्यों किया। अब नीतू के सब्र का बांध टूट गया। वह गुस्से में चिल्लाई, क्योंकि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। पापा के जाने के बाद भी आपने वो घर अपने पास ही रखा हुआ है, लेकिन मेरा भी उस पर हक है। मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। गीता जी को अपनी बेटी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, हिस्सा रिश्ता कोई मकान जायदाद नहीं होता नीतू, लेकिन तुझे समझ नहीं आएगा क्योंकि तूने लालच में अपने ही घर वालों के साथ इतना बड़ा धोखा किया। नीतू आंखें फेर कर बोली, माँ मैं बस अपना हक चाहती हूँ, इसमें गलत क्या है। गीता जी की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, सुन ले, अब तुझे मेरे घर से कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक वो घर नहीं बेचूंगा। तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। मैं समझूंगी, मैंने किसी बेटी को जन्म ही नहीं दिया। इतना कहकर गीता जी ने नीतू को एक आखिरी सख्त नजर से देखा और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। उनके दिल में बेटी के लिए जो प्यार था वह आज पूरी तरह से खत्म हो चुका था। गीता जी के दिल में तूफान उठ रहा था। बेटी की ऐसी सच्चाई जानकर उनका मन टूट चुका था। आंखों में आंसू थे पर इरादे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। नीतू उन्हें रोकने के लिए एक शब्द भी नहीं कह सकी। रास्ते भर वो सोचती रही, कैसे एक माँ की ममता पर लालच भारी पड़ गया, कैसे मेरी ही बेटी ने मेरे अपने घर को छल और डर का अड्डा बना दिया। घर पहुंची गीता जी ने संजय और रश्मि से कहा, उसने हमें डराने के लिए अपने देवर से वो नींबू सिंदूर और लाल पानी का खेल करवाया ताकि हम समझे कि घर में कोई बुरी ताकत है और डर कर हम ये मकान बेच दो। बेटा, ये सब तेरी बहन नीतू की चाल थी। ये सुन रश्मि अवाक रह गई, जबकि संजय की आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ झलक रहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और स्वार्थ रिश्तों को खोखला कर देते हैं। गीता जी ने अपनी बेटी नीतू को बेपनाह प्यार दिया, लेकिन लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वह अपनी ही माँ और भाई भाभी को डराने और छल से भी पीछे नहीं हटी। नीतू ने लालच में अपनी माँ और भाई को धोखा दिया, लेकिन संजय और रश्मि ने गीता जी का साथ देकर ये साबित कर दिया कि सच्चा परिवार वही होता है जो हर हाल में एक दूसरे का साथ दे। धोखा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई की जीत हमेशा होती है।